हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारे एमकॉम सेकंड ईयर एमसीओ फर्स्ट यूनिट नंबर 9 स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर करने हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें करना है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। इसमें दो चीज़ें हमें करनी है, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर और एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। उसके बाद हमें करना है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस, टेक्निक ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस, जिसमें हमें दो पॉइंट्स करने हैं, इंडिविजुअल मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रिएटिंग अ स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। ये लास्ट टॉपिक है। ये हमें 5 टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर करने हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी नोट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको ये सारे नोट्स जो है वो नोट डाउन करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको जब भी चेक करना हो आप लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक जो है वो ओपन कर सकते हैं। आपको ये सारी नोट जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, आप रिवाइज कर सकते हो। आपका जो रिटर्न वर्क है, जो लिखने का काम है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन देखते हैं, स्ट्रेस होता क्या है, किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। स्ट्रेस इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन एंड बॉडी डिस्कम्फर्ट। स्ट्रेस इज अ कॉमन फिनोमिना, एवरी इंडिविजुअल experiencing stress at some or other time. Employees experience stress in the process of meeting the target and working for long hours. When the person experiences a constraint in the accomplishment of desire and demand for accomplishment, it leads to potential stress. However, organization also creates stress in the individual. Why one should be concerned about stress? The reason is that the stress has more negative consequences than positive. तो इंट्रोडक्शन से हमें क्या पता चलता है, स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस हमारी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, एक मेंटल स्टेट होती है। ठीक है, बॉडी इसमें क्या है, हमारा डिस्कम्फर्ट जो है वो फील करती है। स्ट्रेस कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ अचीव नहीं हो पाती या कि कोई चीज़ को अचीव करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो कोई काम नहीं कर पाते, तो स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली हो स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। ठीक है, तो और आगे अच्छे समझते हैं स्ट्रेस होता क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस क्या है। इंडिविजुअल फील स्ट्रेस व्हेन द नीड और डिज़ायर आर नॉट अकम्प्लिश इन द नॉर्मल एक्सपेक्टेड वे। यानी कि कोई भी पर्सन स्ट्रेस क्यों फील करता है, जब उसकी नीड और डिज़ायर फुलफिल नहीं हो पाती। द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज बोथ साइकोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट। इट इज कॉमन टू बोथ द जेंडर्स। इट रिजल्ट फ्रॉम द डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एक्चुअल सिचुएशन. Stress is treated to be negative. Stress is an interactive concept. It doesn't spring from the internal organ of the individual. It comes from the interactions of the human being with the environment. The environment has extreme influence on the stress. तो स्ट्रेस के कुछ फॉलोइंग फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्ट्रेस होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि स्ट्रेस जो होता है वो साइकोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट है। सेकंड कहता है कि दोनों ही जेंडर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों में स्ट्रेस कॉमन है। ठीक है, स्ट्रेस क्यों अराइज होता है, जब हमारी जो एक्चुअल सिचुएशन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है हमारी एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, स्ट्रेस जो होता है वो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डालता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो स्ट्रेस से रिलेटेड है। अब आता है स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद सर्टेन कॉमन बायोलॉजिकल डिसऑर्डर। सर्टे जो स्ट्रेस है उससे क्या होता है, हमारा जो एटीट्यूड है किसी भी पर्सन का वो चेंज होने लग जाता है। स्ट्रेस से बहुत सारे बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो क्रिएट होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आ जाना, स्ट्रोक्स, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो बहुत सारी डिसीज़ जो होती है वो स्ट्रेस की वजह से अकर होनी स्टार्ट हो जाती है। द स्ट्रेस इज caused when a person has need, desire, wish and expectation and certain force prevent the person from doing the desired activity. It is a state of mind an individual feel physical, mental और emotional exhaust. तो ये होती है हमारे स्ट्रेस की डेफिनेशन। स्ट्रेस होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। किन कारणों की वजह से एक पर्सन को स्ट्रेस जो है वो फेस करना पड़ता है। स्ट्रेस इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ इम्बैलेंस कपल विद द बायोलॉजिकल डिसऑर्डर। यानी कि मेंटली हम जो है फिट नहीं होते, मेंटली हम क्या नहीं है, साइकोलॉजिकल हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या है, इम्बैलेंस है।
इसका इम्पैक्ट हमारे फिजिकल बॉडी पे भी पड़ता है, फिजिक पे पड़ता है। हम जो है इलनेस स्टार्ट हो जाती है, बीपी, हार्ट अटैक, ये सारी डिसीज जो है वो क्रिएट होती है। अगर हमारा माइंड स्ट्रांग है, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अगर हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो हमें कोई स्ट्रेस ही नहीं है। जब हमें कोई स्ट्रेस नहीं है तो हम फिजिकली भी फिट रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम फिजिकली फिट रहे तो उसके लिए हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डेविएशन इन हिज बायोलॉजिकल सिस्टम विच इज कॉल्ड पोटेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। जब साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से जब हमारी बायोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि कोई भी डिसीज हमारी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल स्ट्रेस। द वेरिएबल दैट कन्वर्ट पोटेंशियल स्ट्रेस इनटू द एक्चुअल स्ट्रेस आर नोन एज स्ट्रेसर, ठीक है। Stressor can be intra-organization or extra-organization. Intra-organization stress arise out of the individual, group and organizational factor. हमने कहा था स्ट्रेस होने के क्या क्या कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी फिजिकल जो हेल्थ है वो भी इम्पैक्ट होती है, हमें बहुत सारी डिसीज वगैरह जो हो सकती है स्ट्रेस होने की वजह से। अब जो पोटेंशियल स्ट्रेसर है वो क्या करते हैं, अगर एक्चुअल स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से स्ट्रेसर अगर होते हैं। स्ट्रेसर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर और एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर जो होते हैं वो किस तरीके से अराइज होते हैं, इंडिविजुअल की वजह से, किसी ग्रुप की वजह से या फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर की वजह से जो है वो स्ट्रेस जो है किसी एक इंडिविजुअल पर्सन में होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, द फैक्टर विच आर रिलेटेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रेस जो हमें ऑर्गेनाइजेशन की वजह से नहीं बल्कि बाहर की ऐसी फोर्सेस की वजह से मिला है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर रिलेट टू द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर कोज स्ट्रेस आर डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉजेज ऑफ स्ट्रेस में हमें स्ट्रेसर के बारे में पता चला, सर से हमें पता चला कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन, एक है एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो हमारा इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। सबसे पहले हम इंडिविजुअल फैक्टर देखते हैं किसकी वजह से हमें इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल जो है स्ट्रेस अराइज होता है। इंडिविजुअल फैक्टर विच कॉज स्ट्रेस इंक्लूड पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैमिली प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लाइफ स्टाइल्स एंड रोल डिमांड, ये सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो है स्ट्रेस अराइज होता है। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनालिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब है। पर्सनल लाइफ, डेमोग्राफिक डिफरेंस सच एज एज, health, education and occupation are some of the reason causing stress in individual. It is found that type A personality is prone to more stress than type B personality. दो तरीके की पर्सनैलिटी को लिया गया है, A टाइप A, दूसरी है टाइप बी। टाइप ए वो है जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टाइप बी पर्सनैलिटी वो है जिसको कम स्ट्रेस है एज कम्पेयर टू टाइप ए पर्सनैलिटी। अब कहा गया टाइप ए पर्सनैलिटी इज करेक्टराइज बाई इमोशन एंड सेंसिटिविटी टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर। यानी कि जो टाइप ए के पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इमोशन है, सेंसिटिव है ऑर्गेनाइजेशन की गोल को लेके, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, इनका अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर है कि वो चाहते हैं कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी अचीव करें। दिस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन इवन फॉर स्मॉल डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका बिहेवियर है कि चीज़ों को अचीव करना, कंपटीशन में आगे रहना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, जिसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी स्ट्रेस लेते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट जो है वो फील रहते हैं, इसलिए इनको जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ता है एज कम्पेयर टू टाइप बी पर्सनैलिटी। ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, केयर फ्री है, कोई टेंशन नहीं, पेशेंसली काम करते हैं, लेस सीरियस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। जो बहुत ही कम सीरियस है ना अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा, लेकिन जिसको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कंपटीशन में आगे रहना है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। सो टाइप बी पर्सनैलिटी नेवर फील स्ट्रेस। उसके बाद आते हैं एज इज पॉजिटिवली related to stress. When a person grow older, his expectation also goes up. If he is unable to find a venue for realizing expectation, he feels stress. जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है लोगों की एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ से बढ़ती रहती है, अगर वो अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते तो उनको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस होने की वजह से क्या है, फिजिकल हेल्थ हमारी जो है वो इम्पैक्ट करती है।
साउंड हेल्थ एनेबल अ पर्सन टू कोप अप स्ट्रेस बेटर देन अनसाउंड हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, हम काम नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहेगा कि भाई काम तो कर नहीं पा रहे, सैलरी कहाँ से आएगी, हम अपने खर्चे कहाँ से करेंगे, या फिर और चीज़ों से, एजुकेशन से रिलेटेड। अगर स्टूडेंट्स को लेते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, उनके एग्जाम आ चुके हैं, उनको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, जब हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे। तो किसी भी चीज़ को लेके जो स्ट्रेस अराइज हो सकता है, यानी कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस वो भी एक रीज़न बन सकती है हमारे स्ट्रेस का। तो एजुकेशन एंड हेल्थ आर ऑल्सो रिलेटेड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। Education and health are related positively and negatively. Better education provides an opportunity to understand things in a better manner. Even the level of maturity increases with better education. So, better education persons are less prone to stress. Poorly educated people are relations to the job are likely to feel more stress due to the poor adaptability of the job. इसमें क्या गया, एजुकेशन और हेल्थ हमारी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिलेट करती है स्ट्रेस से। एजुकेशन को देखते हैं, अगर एक पर्सन एजुकेटेड है, वो चीज़ों को ईजिली ग्रैप कर पा रहा है, समझ पा रहा है चीज़ों को, ठीक है, जो नई स्किल्स आ रही है, नई टेक्निक्स आ रही है, उनको अच्छे से ले पा रहा है, समझ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो पर्सन एजुकेटेड नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल हो सकता है इतना अच्छा ना हो, वो चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से ग्रैप ना कर पाए, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से ना समझ पाए, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, अरे यार दूसरा पर्सन तो इतनी अच्छे से समझ पा रहा है, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एजुकेशन अगर हमारी अच्छी लेवल की है तो हम चीज़ों को भी ईजिली समझ पाएंगे। उसके बाद आता है द नेचर ऑफ द ऑक्यूपेशन एंड स्ट्रेस आर रिलेटेड। किस तरीके का काम हम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से स्ट्रेस से रिलेटेड है, किसी ना किसी तरीके से। किस तरीके से, सर्टेन ऑक्यूपेशन आर इनहेरेंटली स्ट्रेसफुल देन द अदर ऑक्यूपेशन। कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके साथ स्ट्रेस जुड़ा ही रहता है। फॉर इंस्टेंस डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर बनने के लिए पहले तो इतनी पढ़ाई करो, डॉक्टर बनने के बाद भी कोई रिलैक्स नहीं है, ठीक है, रात रात भर जाके जो है मरीजों को ट्रीट करना पड़ता है। हाँ, पैसे अच्छे, इनकम अच्छी है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। लॉयर की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, तो ये जो होते हैं ऐसे ऑक्यूपेशन है जिनके साथ स्ट्रेस जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। एट द सेम टाइम ऑक्यूपेशन ऑल्सो गिव इनफ स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी। ठीक है, तो ये था कि कहीं ना कहीं जो हमारा ऑक्यूपेशन है वो भी स्ट्रेस से रिलेट करता है, जिसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड कंपेल पीपल टू ओवर वर्क एंड मे लीड टू स्ट्रेस। यानी कि अगर हम चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ये हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारी डिज़ायर, हमारी नीड बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा, हेल्थ प्रॉब्लम अराइज होगी। ठीक है, तो उसके बाद आता है ग्रेटर डिग्री ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल लीड टू स्ट्रेस। A person is less likely to feel stress as he believes that he can exercise control over external factor. Locus of control क्या होता है? लोकस ऑफ कंट्रोल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो तरीके के पर्सन होते हैं, एक तो होता है टाइप ए, एक होता है टाइप बी। ठीक है, टाइप ए के पर्सन को हमने ऐसा लिया कि वो कहता है कि अगर भाई मैं अच्छे से काम करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट को बहुत अच्छे से अचीव कर पाऊंगा। एक मान लो टाइप ए में एक ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है अगर मैं दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा, मैं फर्स्ट आ पाऊंगा, या जो भी गोल है वो अचीव कर पाऊंगा। टाइप बी कहता है भाई मैं पास नहीं हो पा रहा ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, या ट्यूशन पे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही थी। वो ये नहीं कहते कि हमने पढ़ाई नहीं की, वो दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। तो ये था कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल में दो तरीके के पर्सन होते हैं, एक कहते हैं अगर हम अच्छा करेंगे, ठीक है, तो हम अच्छे से अच्छे बन पाएंगे। दूसरा कहता है हम अच्छा नहीं बन पाए दूसरे लोगों की वजह से। ठीक है, तो ये होता है अ पर्सन इज लेस लाइकली टू फील स्ट्रेस एज ही बिलीव दैट ही कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर। जो ये समझते हैं कि हम करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस ही नहीं है, क्योंकि वो अपने करने पे ध्यान देंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे। लेकिन जो दूसरे ये कहते हैं ना दूसरों की वजह से हम नहीं कर पाए, तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंडिविजुअल डिफरेंस इन परसेप्शन, जॉब एक्सपीरियंस, social sport etc. are some of the reasons that cause stress. Perception helps in understanding the environment. Person possessing a positive perception
understand reality and appraises the event objectively. Thus he feel less stress. इसमें क्या कहा गया, हमारा परसेप्शन, हमारा नज़रिया चीज़ों के प्रति किस तरीके का है, हम पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं। अब अगर हमारा पॉजिटिव परसेप्शन है किसी भी चीज़ों को लेके, तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस कम होगा, ठीक है, हम पॉजिटिव रहने वाले हैं। जो नेगेटिव माइंड पीपल होते हैं, जो चीज़ों को नेगेटिवली वे में लेते हैं, भाई वो देख के हंस रहा है, हो सकता है किसी और बात पे हंस रहा है, जरूरी है तुम्हें देख के हंस रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव माइंड पीपल होते हैं ना, उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। जो नेगेटिव माइंडेड पीपल होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों चीज़ों को लेकर। उसके बाद आता है जॉब एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेस आर नेगेटिवली रिलेटेड। As one gain experience, he develop ability to various jobs and organizational demand. He realizes the job expectations. He develop a mechanism to deal with stress situation. Therefore, more experienced people remain cool, calm, and ignore stressors than young and inexperienced employees. इसमें क्या कहा गया है, जॉब एक्सपीरियंस और स्ट्रेस जो है वो नेगेटिवली रिलेट करते हैं। किस तरीके से, अगर एक पर्सन को जॉब के बारे में एक्सपीरियंस है, उसे पता है उसको एक हायर पोजीशन की जॉब दे रहे हैं, उसको प्रमोशन दे रहे हैं, तो उसको पता है कि हाँ भाई मेरे पास स्किल है, एबिलिटी है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो खुश होगा प्रमोशन से, ठीक है। क्योंकि अगर किसी पर्सन के पास एबिलिटी है अपने काम को करने के लिए, स्किल है अपने काम को करने के लिए, तो वो टेंशन लेगा ही नहीं, अरे यार कैसे करना है, उसको ये थोड़ी ना टेंशन होगी कि किस तरीके से, क्योंकि उसको पता है जब चीज़ों किस तरीके से करनी है हमें पता है, तो हमें स्ट्रेस होगा नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि जॉब एक्सपीरियंस जो होता है और स्ट्रेस वो नेगेटिव रिलेट करता है। अगर हमें जॉब पे एक्सपीरियंस है तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। जॉब पे एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी काम को किस तरीके से करना है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें स्ट्रेस, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आता है एग्रेसिवली बिहेवियर इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू स्ट्रेस। एग्रेशन इज लाइक गुस्सा आना, हमें छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो गुस्सा आने से क्या होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं एग्रेशन जो है पॉजिटिवली रिलेट करता है स्ट्रेस से। अ पर्सन हु बिकम एग्रेसिव एंड गेट क्विक एंगर एंड डजंट ट्रस्ट अदर्स, ही फील्स मोर स्ट्रेस देन अदर्स हु आर काम एंड कूल, ठीक है। जो पर्सन शांत रहते हैं, काम रहते हैं, कूल रहते हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है, उनको गुस्सा जल्दी से नहीं आएगा। जब गुस्सा जल्दी से नहीं आएगा तो लोगों को स्ट्रेस ही नहीं हो रहा, ठीक है। ये था हमारा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली इश्यूज इन्फ्लुएंस द पर्सनल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। साउंड मैरिटल रिलेशनशिप, मैरिटल डिसिप्लिन, अर्ली एंड हेल्थी चिल्ड्रन में लीड टू हैप्पी पर्सनल लाइफ। They enjoy the life and become positive in their attitude, so they do not tend to greater stress. On the other hand, poor marital relationship, family separation, extramarital relationship, disturbing children, poor settlement of family members, aging parents, dual working couple, death of spouse or other close family members are some of the reasons for greater stress in the individual. कहीं ना कहीं हमारी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है। अगर हमारी फैमिली में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, मान लो बच्चे टाइम पे हो रहे हैं, शादी समय पे हो गई है, ठीक है, अच्छी रिलेशनशिप है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, लाइफ बहुत अच्छी स्मूथली चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, तो स्ट्रेस होगा नहीं होगा। अगर कोई ना कोई दिक्कत है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, शादी के बाद भी किसी और के साथ अफेयर है, या फिर अच्छे से शादी नहीं चल रही है, फैमिली सेपरेशन की कंडीशन है, ठीक है, बच्चे टाइम पे नहीं हो रहे, तो बहुत सारी अगर प्रॉब्लम लाइफ में है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आएगा। अगर फैमिली प्रॉब्लम नहीं है तो स्ट्रेस नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, इज रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। Economic difficulties are the main cause of stress. Poor management of personal finance, heavy family expenditure, and constant demand for money. Poor incoming earning capacity and slow financial growth in the job are some of the economic reasons responsible for greater stress. For instance, an increasing family expenditure, increased expenditure on children education and health create heavy demand for income. This create ग्रेटर स्ट्रेस इन द इंडिविजुअल। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अगर हमारे पास फाइनेंस है, अवेलेबल है, कोई भी काम करना है, हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है, तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम कम है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है होगा। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल किस तरीके का है और किस तरीके से लाइफस्टाइल जो होता है वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। लाइफस्टाइल भी जो है एक तरीके से स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हम ध्यान में देते हैं। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस
Certain unique situation may alter their attitude, emotion and behavior. They are known as life trauma. Life trauma is like stress problem is potential reason for stress. हमारी लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा इमोशन चेंज हो गया है। ये भी एक तरीके से क्या होता है, स्ट्रेस की कंडीशन हो जाती है। कोई भी हमारे लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आ चुकी है किसी भी तरीके की। Faster career change bring more responsibility to the individual. Person occupying higher position in the young age are likely to get heart attack due to the greater stress. This is because of the inability to adapt to the newer career responsibility. एग्जाम्पल के तौर पे हमें समझाया गया है कि लाइफस्टाइल स्ट्रेस क्या होता है। मतलब लाइफस्टाइल जो है हमारे अच्छे से चल रहा है, यानी कि अच्छी खासी हमारी जॉब है, हायर पोजीशन की जॉब बहुत ही अर्ली एज में हमें मिल गई है, लेकिन उस इंडिविजुअल पर्सन को जिसको जॉब मिली है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इतने सारा बर्डन, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ उठा सके। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से उसको एकदम से क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गए हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि इतनी अर्ली एज में इतनी अच्छे खासी पोजीशन पे पहुंचने के बाद जो लाइफ है वो अच्छे से स्मूथली रन नहीं कर रही है। तो ये भी कारण हो सकता है स्ट्रेस होने का। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रोल डिमांड। रोल डिमांड कहता है इंडिविजुअल प्ले मल्टीपल रोल इन देयर पर्सनल लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन देयर पर्सनल लाइफ दे प्ले द रोल ऑफ फैमिली हेड, हस्बैंड, फादर, ब्रदर एंड सन. In social life they play the role of club member, informal community group member, member of recreation group, prisoner groups and a number of other social groups. Similarly, in organization, employees play the role of superior, subordinate, co-worker, union leader, informal group leader, etc. Incidentally, all these group roles are performed simultaneously, thus they cause an anxiety and emotion. यानी कि एक पर्सन बहुत सारे रोल एक साथ प्ले करता है। तो एक साथ क्या होता है कि ये सारे रोल प्ले करने में, जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, तो सन का रोल, तो जो भी है कहीं ना कहीं अगर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए तो भी हमें क्या हो सकता है, स्ट्रेस झेलना पड़ सकता है। ये थे हमारे कुछ इंडिविजुअल फैक्टर जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस में हमने दो पढ़ना था, एक तो इंडिविजुअल की वजह से, एक आता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर की वजह से स्ट्रेस होता है। इंडिविजुअल की वजह से हम पढ़ चुके हैं क्या क्या रीज़न है, किस तरीके से स्ट्रेस जो होता है वो अकर होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर कौन से हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। An organization is a combination of resource, goals, strategy, and policy. In order to make people to work, organization creates structure, process, and working conditions. In modern organization, number of factors create an environment of stress. The changing environment, dynamic globalization, organizational adjustment like merger and acquisition lead to stress among employees. In addition, a number of internal organizational factors cause employee stress. यानी कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जो है उनकी वजह से एक इंडिविजुअल पर्सन को स्ट्रेस जो है वो झेलना पड़ सकता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कुछ ऐसे हैं, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, इन सारी चीज़ों की वजह से जो है स्ट्रेस हो सकता है। आगे चल के डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर की वजह से। सम ऑफ देम आर पुअर वर्किंग कंडीशन। ठीक है, जो भी वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, उनको अच्छी कंडीशंस नहीं मिल रही है, अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। डिस्प्यूट रिसोर्स एलोकेशंस, को एम्प्लॉय बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एंड पॉलिसी, अनप्लीजेंट लीडरशिप स्टाइल ऑफ द बॉस, misunderstanding in organizational communication, bureaucratic control, improper motivation, job dissatisfaction and less attention to merit and सिंसियरिटी। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल जो है प्रॉब्लम हो सकती है। कि करके पढ़ते हैं वर्किंग कंडीशन के बारे में। सबसे पहले आती है वर्किंग कंडीशंस एंड स्ट्रेस आर इनवर्सली रिलेटेड। एम्प्लॉय वर्किंग विद पुअर वर्किंग कंडीशन आर सब्जेक्ट टू ग्रेटर स्ट्रेस। द फैक्टर दैट लीड टू मोर स्ट्रेस आर crowded work areas, dust, heat, noise, polluted air, strong smell due to toxic chemical, poor ventilations, unsafe and dangerous conditions, lack of privacy, etc. एम्प्लॉय को वर्किंग कंडीशन अच्छी मिल रही है तो उसको स्ट्रेस होगा ही नहीं, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा। एक तो इतना काम करना पड़ रहा है, उसके बाद जो वर्किंग जो स्पेस है जहाँ पे वो काम करते हैं, अगर वो इन्वायरमेंट ही वहाँ का अच्छा नहीं है तो वो स्ट्रेस तो अपने आप ही आएगा। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। ऑर्गेनाइजेशनल टास्क आर डिजाइन टू मीट द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। पुअरली डिजाइन टास्क लीड टू ग्रेटर स्ट्रेस।
Task autonomy, task interdependency, task demand, task overloaded are some of the potential reasons for stress in organization. For instance, greater the task interdependence, greater is the coordination required. This requires employees to adjust themselves to co-workers, superiors, and subordinate, irrespective of their willingness. They are expected to communicate, coordinate, exchange views with other people, irrespective of caste, gender, religion, and political differences. Lack of adjustment and poor tolerance to others lead to greater degree of stress. इसमें कहा गया ऑर्गेनाइजेशनल टास्क की अगर हम बात करें तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क होते हैं, अगर वो टास्क आपस में रिलेट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, किसी एक का काम दूसरे पर्सन पे डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है स्ट्रेस के लिए, कि हमें अपने काम को पूरा करने के लिए दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, दूसरे पर्सन पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरडिपेंडेंसी भी क्या करती है, कहीं ना कहीं एक तरीके का स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही एक पर्सन को, इंडिविजुअल को, एम्प्लॉय को काम करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसको रूल्स रेगुलेशन समझ में ना आ रहे हो, पॉलिसी को समझ में ना आ रहा हो, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। Employee stress is related to certain administrative strategy followed by the organization. Downsizing, competing pressure, unfair pay structure, rigidity in rules, job rotations are some of the reason for stress in organization. ठीक है, उसके बाद आता है organizational structure and design. As pointed out earlier, organizational structure is designed to facilitate individual interaction in the relationship of organizational goal. Certain aspect of design like specialization, centralized line and staff relationship, span of control, organizational communication can severely create stress in the organization. For example, wider span of management compel the executive to manage large number of subordinates. They may create greater stress. Inability to resolve the conflict leads to stress also. सो भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन किस तरीके का है, क्या रूल पॉलिसीज़ है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन किस तरीके से है, सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है, लाइन ऑफ स्टाफ रिलेशनशिप कैसा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल किस तरीके का। एक एग्जांपल लेते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब एक मैनेजर कितने सबॉर्डिनेट को अपने अंदर कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल को अच्छे से समझाया गया है कि होता क्या है। बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल जो आपका यूनिट नंबर ब्लॉक नंबर फर्स्ट का जो है एक चैप्टर है, उसमें है स्पैन ऑफ कंट्रोल को और अच्छे से डिटेल में समझाया गया होता क्या है। यानी कि एक सुपरवाइजर के अंदर कितने लोग जो है वो सबॉर्डिनेट कंट्रोल कर सकता है, एक सुपरवाइजर कितने सबॉर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है, वो तो सुपरवाइजर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा, टाइम कितना अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं कि मान लो एक सुपरवाइजर बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उन पे ध्यान रख रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है मैनेजर के लिए। हो सकता है वो उसकी इतनी कैपेसिटी ना हो, या फिर हो सकता है इतना टाइम अवेलेबल नहीं है काम कराने के लिए, या फिर सबॉर्डिनेट जो है उसका कहा ना मान रहे हो, काम ना कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हर एक सबॉर्डिनेट का अपना नेचर होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से स्ट्रेस अराइज हो सकता है। जो भी मान लो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह राइज हो चुके हैं तो वो भी मैनेजर को सॉल्व करना पड़ता है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो ये भी एक तरीके का स्ट्रेस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि अगर इस जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सॉल्व नहीं होंगे तो काम किस तरीके से होगा। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिज़ाइन किस तरीके का है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड स्टाइल। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस आर डिजाइंड फॉर मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्रमोशन प्रोसेस, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस एक्सेट्रा डिजाइन फॉर रियलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बहुत सारे जो है प्रोसेस किए जाते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और अच्छे से अचीव कर सकें। द प्रोसेस लिमिट द स्कोप ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। Improper design of various organization process leads to strained relationship among the employees. They may also cause demotivation and job dissatisfaction. Consequently, employee feels stress in adapting to the process. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से डिसीजन लेना है, किस तरीके से प्रमोशन वगैरह देनी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस, या अगर ये प्रोसेसेस अच्छे से डिज़ाइन किए होंगे,
ठीक है, तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर ये प्रोसेसेस, ठीक है, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होगी, अगर हम सबऑर्डिनेट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझना चाह रहे हैं, उनको नहीं सुन रहे हैं, उनसे फीडबैक नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या आएगी, डिससेटिस्फेक्शन अराइज हो जाएगी, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरीके का होना चाहिए, क्या हमें अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, या फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी कि सब सुपरवाइजर क्या ही जा रहा है, कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, अपनी बात तो कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट है उनकी नहीं सुन रहा, उनसे फीडबैक नहीं ले रहा है, वो क्या सोचते हैं, ठीक है। या प्रमोशन प्रोसेस किस तरीके से है, कितने टाइम में आप प्रमोशन दे रहे हो, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहते हैं तो उनको स्ट्रेस नहीं होगा। अगर कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की वजह से अगर एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड है, जॉब से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप स्टाइल किस तरीके का है। अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस नहीं होगा एम्प्लॉयज़ में। एम्प्लॉय वर्किंग अंडर अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस देन एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, जहाँ पे एक बॉस जो है वो क्या करता है, अपने अंडर सबॉर्डिनेट को काम कराता है, उस बॉस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ पे स्ट्रेस आ जाता है कि भाई ये हमें कहे जा रहा है, काम दिए जा रहा है, करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट होंगे और स्ट्रेस राइज हो जाएगा। लेकिन डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या है, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, वो किसी बॉस की जो है इतनी नहीं सुनते, ठीक है। बॉस जो है कहता है जैसे करना चाहो कर लो, मेरे को काम पूरा चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा तो क्या स्ट्रेस होगा एम्प्लॉयज़ को? नहीं होगा। Organizational life cycle. Every organization moves through four phases of organizational life cycle. They are birth, growth, maturity, and decline. In each of these stages, the structure and the design of organization undergoes frequent changes. In addition, human beings are subject to adapt to the stages in the life cycle. In this process, employees are subject to job stress. For instance, in the initial stage of organization birth, stress is caused because of confusable policy and design. होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल, ऑर्गेनाइजेशन का भी एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे कि हम इंसानों का लाइफ साइकिल होता है, बर्थ होती है, ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी स्टेज होती है, उसमें डेथ हो जाती है, तो ठीक है। इसी तरीके से एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में नई नई आती है, उसका बर्थ होता है, वो ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी पे जाती है, और एक तरीके से वो फिर लास्ट में आके क्या होती है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। तो किस तरीके से इस केस में ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल से किस तरीके से स्ट्रेस क्रिएट होता है वो हम समझ रहे हैं। फर्स्ट कहा गया है कि हमारे जो बर्थ की स्टेज होती है, ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन नई नई सेटअप की जाती है या कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो किस तरीके से, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई है जो कि कन्फ्यूजेबल है, जो समझ में नहीं आ रही है, कुछ ऐसे रूल या रेगुलेशन है जिनको फॉलो तो करना पड़ रहा है एम्प्लॉयज़ को, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, तो ये भी एक कारण हो सकता है स्ट्रेस का। दूसरा आता है ग्रोथ स्टेज में किस तरीके से स्ट्रेस हो जाती है। ग्रोथ स्टेज की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस ड्यू टू द फेलियर टू मीट कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है लेकिन इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस एकदम से क्रिएट हो जाता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करनी होती है, तो उनके पास जो है वो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ग्रोथ स्टेज में भी स्ट्रेस जो है वो अराइज हो जाता है इन द एम्प्लॉय। एट द टाइम ऑफ डिक्लाइनिंग, ठीक है, डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, स्ट्रेस इज कॉज ड्यू टू द डाउन साइजिंग एंड लॉस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। यानी कि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस इसकी वजह से हो जाए कि वर्किंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, उनको काम बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को करना पड़ता है, तो स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन डिक्लाइन स्टेज में ये होता है कि जो अगर काम ही नहीं रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो कहीं ना कहीं वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना स्टार्ट कर देगी, उन अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस वगैरह नहीं देगी। बोनस तो तभी देगी जब ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा। लॉस होते हुए भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बोनस देती है क्या? नहीं। कोई बेनिफिट्स देगी अपने एम्प्लॉयज़ को? नहीं। तो जब डिक्लाइनिंग स्टेज होगी, जब फाइनेंशियल लॉस ऑर्गेनाइजेशन में होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी एम्प्लॉयज़ जो है वो डीमोटिवेटेड होंगे और एक कंडीशन अराइज होगी जो कि स्ट्रेस की। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है ग्रुप डायनामिज्म। ग्रुप डायनामिज्म क्या होता है, इन ऑर्गेनाइजेशन बोथ द फॉर्मल ग्रुप एंड द इनफॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट। फॉर्मल ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया होता है, एक रूल्स वगैरह वो फॉलो करना होता है इन ऑर्गेनाइजेशन
ग्रुप क्या है, कोई भी आपस में बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके से रह सकता है, ठीक है। तो फॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कमिटी, इनफॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Group provides social support and satisfaction which is helpful in relieving stress. At the same time, they become the source of stress also. Lack of social support, lack of recognition by the group cause stress. अब क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप भी एक कारण होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस अराइज होता है। फॉर्मली हमें चीज़ों को करना होता है, फॉर्मल ग्रुप में हमें एक लाइन दी होती है, उस लाइन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, काम करना होता है। इनफॉर्मल ग्रुप में हम किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप जो है कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रेस है वो क्या होता है, कम करता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, हम किसी से भी कैसे भी तरीके से बात कर सकते हैं, हमारा स्ट्रेस वगैरह कम होता है। लेकिन यही ग्रुप कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण भी बन जाता है। हो सकता है हम सोशल सपोर्ट चाहते हो, हम चाहते हैं लोग हमें क्या करें, अच्छे से ट्रीट करें। अगर किसी के साथ हमारी कहासुनी हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ये कारण बन जाते हैं स्ट्रेस का, यार उसने मुझे ऐसे कह दिया, ऐसे क्यों कह दिया। या फिर कोई हमसे नफरत करने लग जाता है उस ग्रुप में, कुछ भी ऐसी कहासुनी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह राइज हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण हो जाता है स्ट्रेस का। तो कहीं ना कहीं ग्रुप डायनामिज्म की वजह से भी, फॉर्मल या इनफॉर्मल ग्रुप की वजह से भी स्ट्रेस जो है क्रिएट हो जाता है। ये थे हमारे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, फिर से मैं बता दूं, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस में दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेसर क्या होता है, ठीक है, किस वजह से हमें स्ट्रेस जो है वो अराइज होता है, दो चीज़ों की वजह से, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर और एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर को समझने के लिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया कि एक इंडिविजुअल फैक्टर होता है जिसकी वजह से स्ट्रेस अराइज होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस अराइज होता है। दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, कि वो ऐसे फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है ना, कि हमें स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर आर द एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, यानी कि दीज आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। मोस्ट ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल। कुछ ऐसे जो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होते हैं, यानी कि जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो गया, मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये होते हैं हमारे इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। और हमारे होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोलॉजिकल, गवर्नमेंट, सोशल, कल्चरल एंड एथिकल, ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो हमने क्या पढ़ा, जो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल, मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है हमारे एक तरीके से स्ट्रेस का कारण बनते हैं। बाकी एक्सटर्नल फैक्टर हमने पढ़े जो स्ट्रेस का कारण बनते हैं। तो इंटरनल फैक्टर हम देख चुके हैं, स्ट्रक्चर वगैरह देख चुके हैं, डिज़ाइन चुके हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में। अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। एज द न्यू लॉ एंड रेगुलेशन आर एनेक्टेड बाय द न्यू पॉलिटिकल पार्टी, द पॉलिटिकल चेंजेस ब्रिंग्स अनसर्टेनिटी इन द एनवायरनमेंट। दिस compels employee to adopt to the new legal orders. This creates stress. पॉलिटिकल पार्टी भी किस तरीके से, जैसे कि नई पॉलिटिकल पार्टी आई, उसने कोई न्यू रूल्स रेगुलेशंस लेके आई, न्यू लॉज लेके आई, उस लॉ को एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिस पे भी लागू है उसको मानना पड़ेगा। तो जो चेंजेस लेके आई है, ये चेंजेस एम्प्लॉयज़ को अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से नया स्ट्रेस आ जाता है कि उनको नए रूल्स वगैरह को, नए लॉ को फॉलो करना पड़ता है। ये भी एक तरीके से स्ट्रेस का कारण बन सकता है पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू मनी, ठीक है। ये किससे डील करते हैं, इनकम लेवल से, डिमांड और सप्लाई से, इन्फ्लेशन से। चेंजेस इन दिस फैक्टर मे रिक्वायर मोर वर्क or better strategies to cope up with the environment. This creates stress when the employees are unable to adjust to the new situation. For instance, increasing inflation level create pressure on the employees' income level leading to stress. इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की जो इनकम है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा।
उनको इतनी सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन जो कॉस्ट है, जो प्राइस है कमोडिटीज़ के, वो तो बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का स्ट्रेस जो है वो एम्प्लॉयज़ में आ चुका है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के साथ अगर एम्प्लॉयज़ कोप अप नहीं कर पाते, न्यू सिचुएशन में नहीं डाल पाते, तो भी एक तरीके से स्ट्रेस की सिचुएशन बन जाती है। तो दो तरीके के एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर हमने पढ़े, पॉलिटिकल पार्टी और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बाकी के दो क्या है हमारे पास, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और लीगल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ब्रिंग्स न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड न्यू वेज ऑफ हैंडलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। ठीक है। Employees are required to learn new skills in order to discharge their job effectively. Unable to cope up with the new technology creates stress in the employees. For example, bank employee felt stress when the bank management decided to introduce computer. नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से भी एक तरीके से स्ट्रेस जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के अंदर आ सकता है, आ जाता है, क्योंकि उनको नई स्किल्स वगैरह को सीखना पड़ता है। अगर वो नई स्किल्स वगैरह को नहीं सीख पाए तो उनको जॉब से भी निकाल दिया जाता है और उनकी जगह कोई नई पर्सन को एम्प्लॉय कर लिया, हायर कर लिया जाता है, जिनको उस टेक्निक का यूज़ करना आता हो। तो ये टेक्नोलॉजी में चेंज होना भी एक तरीके से स्ट्रेस का कारण बन सकता है। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है? Legal environment consists of the complex webs of law and regulations intended to control the business operation। कुछ ऐसे लॉ रेगुलेशन आ गए जिसकी वजह से हम जो क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं कि हमें अपने बिजनेस को उन लॉज या रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही करना होता है। तो एम्प्लॉयज़ हु आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू द लॉज एंड रेगुलेशंस फाइंड देमसेल्फ इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ अपने आप को प्रॉपरली उन लॉज या रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं डाल पाते, उन लॉज या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते, तो उनको जो है वो स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने कॉजेज ऑफ स्ट्रेस तक पढ़ लिया है। आगे के जितने भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अच्छे से करेंगे। इतना ही नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि इतने बड़े बड़े वीडियोस बन चुके हैं, आप ये सिर्फ रिवीजन के पर्पज से है कि आपको ये पता हो कि हर एक यूनिट में हमें क्या कवर करना है, और एक डिटेल समरी, डिटेल जो है आपको मिल जाए हर एक टॉपिक के बारे में। उसके बाद क्या होता है, ये सारी यूनिट की वीडियो बनाने के बाद मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस पे वीडियो बनेगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या रिपीटेड क्वेश्चन है। उनके अलावा आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना। ये तो एक बार आपको ओवरव्यू मिलने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि इस तरीके का टॉपिक अगर कुछ अलग आता है, कोई एक क्वेश्चन भी अलग आता है, तो आपको पता रहे कि हाँ हमने ये पढ़ा था, इस टॉपिक में से पढ़ा था, इस यूनिट में से पढ़ा था। ये इसलिए साथ ही साथ जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट MCQ 1 2 3 4 5 6, इन सारे जितने भी असाइनमेंट है वो आपको मेरी वीडियोस पे, मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नोट्स, जितने भी यूनिट्स के नोट्स होंगे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इग्नू के जितने चैप्टर है ना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप कंपेयर कर सको नोट्स के साथ इजीली। आपको नोट्स अच्छे से समझ आ जाएंगे, इसलिए मैं नोट्स भी है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ताकि आपको उनको राइट डाउन ना करना पड़े, बार बार लिखना ना पड़े, जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो। जब चाहो आप नोट्स देख सकते हो, आपको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए आगे आने वाले वीडियोस में वो आपको मिल जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।